जय जोहार, जय हिंद। मैं ज्ञान कुरिया एकेडमी की तरफ से ये जून का एक तरह सा छोटा सा करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जनरली ये जो कंटेंट है मैंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के ही दिन एक संस्था है जिसको युवा बोलते हैं, यूथ यूनिटी फॉर वॉलेंट्री एक्शन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्री कोचिंग देता है। उनके 25 साल कंप्लीट हुआ था, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के लेके गया था। उसको मैंने आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ कि जो 25 साल जो छत्तीसगढ़ या फिर 25 साल जो छत्तीसगढ़ हुआ है और इस 25 साल में युवा ने किस टाइप से भूमिका निभाया है और नेक्स्ट अगले 25 साल में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए मैंने इस जो कॉन्टेक्स्ट लिया है वो उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर बल लेके एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट है कि पीस इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी हो गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नक्सल फ्री इंडिया बनाना है। ठीक है ना। दूसरा जो है कि जो फ्यूचर में जो चैलेंज आ रहा है, जो है सबसे बड़ा वेपन या फिर जो वेपनाइज होते जा रहा है, डाटा का वेपनाइजेशन, या फिर एक तरह से ये भी एक न्यूक्लियर बम की तरफ है कि उसको किस टाइप से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव यूज किया जाएगा, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं। साथ में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए युवा 2027 या फिर विकसित भारत या विकसित छत्तीसगढ़ में किस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, जा सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। जिसमें मैं जो ऑपरेशन जो समाधान है उसके बारे में बात करूंगा, ऑपरेशन कगार, ठीक है ना, जो नक्सल फ्री इंडिया के बारे में, और स्पेसिफिक जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और संकल्प के बारे में बताऊंगा। साथ ही जो जो मोइस्ट रिहेबिलिटेशन प्लान है उसके बारे में, और स्पेशल जो नक्सल फ्री जो विलेज हो रहे हैं, पंचायत हो रहे हैं, उसके लिए स्पेशल पैकेज क्या है वो करंट अफेयर में था तो उसको बताऊंगा। साथ ही जो नया रायपुर जो इंडस्ट्रियल 4.0 या फिर एआई वर्ल्ड के लिए जो प्रिपरेशन हो रहा है, साथ ही बहुत सारे डेवलपमेंट जो यहाँ पे हो रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि इंडिया का फर्स्ट एआई डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ में क्यों बना। साथ ही जो देश का पहला हाइड्रोजन जो पावर ट्रक है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। साथ ही जो देश का दूसरा और छत्तीसगढ़ का पहला जो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट यहाँ पे बनने वाला है। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट नया नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही में बताएंगे कि जो छत्तीसगढ़ का पहला जो ट्राइबल म्यूजियम सेंटर जो आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बारे में करंट अफेयर में था बताएंगे। जो फिल्म सिटी बन रहा है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, साथ में जो नए इंस्टीट्यूट जो आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद फार्मास्यूटिकल जो हब है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी का जो विजन है कि फार्मास्यूटिकल हब बनाएंगे, उसके बारे में बताऊंगा। और बहुत सारे जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको मैं इस क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है कि अभी जो सिनेरियो में हम लोग हैं वो कौन सा है, कि कहाँ पे हैं और किस टाइप से चल रहे हैं। तो वहां से अपन स्टार्ट करते हैं एक बैकग्राउंड के तौर पे इस डॉक्यूमेंट को समझने के लिए, इस करंट अफेयर को समझने के लिए। तो सबसे पहले आप अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग हैं 21वीं सदी, 21वीं सदी में है। ठीक है, 21वीं सदी में मतलब 2000 से 2100 ये जो पीरियड होगा इसको 21वीं सदी बोलते हैं। ठीक है ना, वहां पे है। अगर 19th सेंचुरी को देखा जाए तो भारत 19th सेंचुरी के आधे तक ये तो ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश के गुलाम थे। उसके बाद हम लोग ने 1947 में आजादी ली है। ठीक है, एक चीज ये बात है।
उसके बाद 18 सेंचुरी में जाया जाए, 18 सेंचुरी में क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, ठीक। और उसी का जो नतीजा है कि ब्रिटेन ब्रिटेन क्या है कि पावरफुल बनता है और भारत उसका एक कॉलोनी बनता है। लेकिन 1947 में हम लोग आजाद होते हैं, ठीक। उसके बाद उसी टाइम में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 2.0 होता है कब? जब जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम चलते रहता है, उससे पहले। और यहाँ पे कौन है? अमेरिका में ये चीज स्टार्ट होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है फोर्ड का। और यूरोप क्या है? यूरोप यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बिजी रहता है, ठीक है। तो उतना टाइम अमेरिका अपने आप को पावरफुल बनाता है और हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम बना के, न्यूक्लियर बम बना के अपने आप को पावरफुल घोषित कर देता है। और उसके बाद 1970s के आसपास में देखेंगे तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन होता है, जिसको कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 3.0 बोला जाता है, ठीक है, वो होता है। और यहाँ पे इंडिया भी, जो राजीव गांधी जी के टाइम में, ठीक है, नया भारत की कल्पना करते हैं। और यहाँ इसके कारण हम लोग को भी आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। और आज जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 हो रहा है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू सब कुछ चेंज होने वाला है वहां पे। और रेस चीजें इसी का चल रहा है, पूरा दुनिया में रेस है, इसी चीज का चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी 5 देश में गए हैं, तो क्यों गए हैं? तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम लोग अर्जेंटीना जा रहे हैं, क्यों? वहां पे लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। हम लोग क्या बोलते हैं, नामीबिया वापस रिटर्न आएंगे कल। वो क्यों? क्योंकि वहां पे यूरेनियम ज्यादा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे। उसके बाद एक फ्यूचर का यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ब्राजील क्यों जा रहे हैं? ब्राजील जा रहे हैं सिक्योरिटी ब्रिक्स के लिए। वहां पे क्या है कि मार्केट को वो करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर देखेंगे तो पूरे बातें जो हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड हो रही हैं। कई बार ये हाइप भी लगता है, लेकिन बहुत हद तक ये रियलिटी भी लगता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी ही नहीं, अब एक नया व्यवस्था बन गई है, नया एजेंसी बन गया, जिसमें एआई एजेंट भी आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या हम लोग प्रिपेयर हैं? तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो चीज क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है उसके लिए करंट अफेयर में जो है नया रायपुर में क्या हो रहा है ये देखेंगे। और नया रायपुर कैसे एक सेंटर बन रहा है इस टेक्नोलॉजी का। साथ ही साथ इस टाइम में जो एक जो अल्टरनेट आइडियोलॉजी जो था, ठीक है, एक अल्टरनेट आइडियोलॉजी जो यूएस के अपोजिट में था, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसमें सोशलिस्ट फ्लेवर था, ठीक है ना, स्टेट लेड जो है क्या बोलते हैं डेवलपमेंट था, जिसको हम लोग भी बाद में अपनाते हैं, मिक्स इकोनॉमी में अपनाते हैं। लेकिन ये जो मॉडल है 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद एक कमजोर हो जाता है। और ये जो लेफ्ट जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो थोड़ा कमजोर पड़ती है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो बहुत ही पॉकेट पे पहुंच गया है, ठीक है, उसका जो नया नया वेरिएंट फॉर्म आ गया है। और उसमें से जो वेरिएंट फॉर्म है जिसमें क्या है कि सीपीआई जो मॉइस्ट है, ठीक है ना, मॉइज्म जो चाइना से इंस्पायर होके वो आइडियोलॉजी भी है। और ये आइडियोलॉजी क्या है कि ब्लड बाथ से लेके बहुत सारे इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है। तो दोनों चीज साथ साथ में चल रहा है। तो ये कैसे करके कम होते जा रहे हैं, प्लस ये कैसे करके बढ़ते जा रहे हैं, तो ये दोनों के बारे में ही ये पूरा जो करेंट अफेयर है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उससे रिलेटेड, और वो है हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नर, जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रेमंड डेका जी, ठीक है ना, उन्होंने डिक्लेयर किया है नक्सलिज्म इन द स्टेट इज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने क्या कहा है कि नक्सलवाद जो है वो समाप्ति के कगार पे है। और ये जो सेम जो अगर हम लोग अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखें, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नक्सल मुक्त भारत की दिशा में काम कर रही है। और 31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक नक्सल
को पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, ये कहा जा रहा है। और उसके लिए जो भारत सरकार का जो मेगा जो ऑपरेशन है, उसका जो नाम है ऑपरेशन कगार। उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो ऑपरेशन होते हैं, स्पेसिफिक या फिर उसके सिनोनिमस वर्जन में उसका नाम बोल देते हैं। तो जैसे कि अभी जो हुआ था उसको बोल रहे हैं कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जो पूरे फॉरेस्ट एरिया में है। और दूसरा है ऑपरेशन संकल्प, जिसमें हम लोग ने कोबरा बटालियन को भी इन्वॉल्व किया था। तो इसके बारे में, हम दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो जो हाँ, तो अगर इसमें सबसे पहला जो है, जो अभी जो हम लोग को माइलस्टोन प्राप्त हुए हैं, तो उसमें से कुछ एक नजर डाल लेते हैं। और उसमें ये है कि जो नक्सल जो अफेक्टेड रीजन है वो बहुत ज्यादा श्रिंक होते जा रहा है। जो ये वाला एरिया एक टाइम में था, ठीक है, ये कनेक्टेड टू चाइना और इधर से भी कनेक्टेड रहता था, तो इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता था। ठीक है ना, ये जो एरिया है इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है। लेकिन 2013 में लगभग 182 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक, 182 डिस्ट्रिक्ट थे जो नक्सलवाद से अफेक्टेड थे। अब जाके 2025 में ये 18 डिस्ट्रिक्ट बस बचे हैं। तो ये एक ऑपरेशन जो हो रहा है, जिसमें ऑपरेशन कगार बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को पता चला कि बहुत सारा विलेज है, ठीक है ना, जिसमें पहली बार जो फ्लैग होस्टिंग किया गया है, जो तिरंगा ध्वजारोहण समारोह हुआ है पहली बार। बहुत सारे जो विलेज हैं उसमें पहली बार जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं। उसके बाद दंतेवाड़ा में जो पोटाई गांव है, उसमें 19 साल के बाद स्वास्थ्य केंद्र को संचालन हुआ है। तो ये क्या है कि एक छोटा सा माइलस्टोन अचीवमेंट है। और हम लोग क्या है कि ये देखो, इस इतने से अब यहाँ तक ही सीमित हो गए हैं, पॉकेट्स में आ गए हैं। और इसके लिए भारत सरकार ने जो स्ट्रेटेजी अपनाया था उसको बोलते हैं समाधान। ठीक है, तो समाधान, और समाधान का जो फाइट करने के लिए 8 पिलर दिए थे समाधान। तो समाधान में स्मार्ट लीडरशिप, मतलब पॉलिटिकल विल रहेगा इस आइडियोलॉजी को खत्म करने के लिए। ठीक है, और इसमें जो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी रखेंगे, ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस रहेंगे, डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई बनेगा। ठीक है, हार्नेस, टेक्नोलॉजी का हार्नेस किया जाएगा, एक्शन प्लान बनाया जाएगा, और फाइनेंस को एक्सेस करने से रोका जाएगा। तो ये पूरा इस माध्यम से क्या है कि पूरा जो सप्लाई चेन है, ठीक है ना, जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, जहां से वेपन आता है उसको रोका गया है पहली बात। ठीक है, यहाँ से दूसरा जो चीज है कि जो फाइनेंस थे, बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे क्या रहते हैं कि फाइनेंसिंग भी करते थे। तो क्या है कि जो फॉरेन जो फेमा एक्ट है, ठीक है, फॉरेन जो जो फॉरेन से जो करें जो फंड लेते हैं उसको रोका गया, और इस तरीके से जो पॉकेट में कंसंट्रेट किया गया है। तो ये माइलस्टोन है। अब इसमें पढ़ते हैं अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना, जिसको ऑपरेशन कगार के तहत ही, ठीक है ना, जो स्टार्ट हुआ। और वो कहाँ पे, जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ है, ठीक है, जिसको कटेरा गुट्टा पहाड़ बोला जाता है। कटेरा गुट्टा पहाड़ है, उसमें क्या है कि बहुत दिन तक मूवमेंट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद वहां पे सीआरपीएफ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और 21 दिन तक इंटेंस ऑपरेशन चल रहा था, और उसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े नक्सल जो लीडर थे उसको मारा गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो पुलिस जो फोर्स जो इस ऑपरेशन को कर रहे थे, इसको हम लोग सीआरपीएफ बोलते हैं, सीआरपीएफ पुलिस बोलते हैं। और जिसके साथ जो लड़ाई कर रहे थे, जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी थी, वो है, उसको पीएलजीए बोला जाता है, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बोला जाता है, वो है। तो सबसे पहले हम लोग सीआरपीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये आजादी से पहले 1939 में जो राजनीति जो है
क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहलाता था। यानी कि क्राउन के जो है ब्रिटिश क्राउन को, जो ब्रिटिश सरकार को बचा के रखने के लिए था कि पॉलिटिकल उथल पुथल हो जाए तो ये जो पुलिस फोर्स एक्टिवेट हो जाता था। लेकिन जैसे ही हमको आजादी मिली तो 1949 में इसका नाम जो है CRPF कर दिया गया, एक रिजर्व पुलिस के तौर पे। और इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जैसे कि आपको जानते हैं कि पहले होम मिनिस्टर थे, वो उसने कहा कि इसका जो रोल है मल्टी फेसेट होगा और उसका फंक्शन डिटरमाइन करेगा हमारे डिमांड के हिसाब से, हमारे नीड के हिसाब से। तो उसके लिए ये CRPF, और वो CRPF को अब जो यूज किया जाता है जहाँ पे सिविल वॉर बोल सकते हैं या फिर देश के अंदर जो अस्थिरता आती है वहां पे यूज किया जाता है। और उधर जो है देखा जाए तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन ये जो है पीपल लिबरेशन गोरेला आर्मी है, ठीक है, वो है, ये 2 दिसंबर 2000 में इसका भी फाउंडेशन होता है। तो अगर पॉलिटिकली, अगर आइडियोलॉजिकली देखा जाए तो देखा जाएगा कि 1 नवंबर को तो छत्तीसगढ़ फाउंडेशन होता है, छत्तीसगढ़ को फाउंडेशन बनाते हैं। और इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, और जो फोर्सेस है, ठीक है ना, राइट के फोर्सेस हैं, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट बोला जाता है, ठीक है, राइट के फोर्सेस हैं, ठीक है, राइट विंग जो वामपंथी हो जानते हैं, दक्षिणपंथी, और लेफ्ट वाले को वामपंथी बोलते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट विंग, तो लेफ्ट विंग के जो आइडियोलॉजी का जो एक आर्मी यूनिट है, ठीक है ना, आर्म विंग है, जिसको पीपल लिबरेशन गोरेला आर्मी बोलते हैं। और अभी क्या है, शासन किसका चल रहा है, राइट विंग का चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो अलग अलग आइडियोलॉजी का। तो जैसे कि कांग्रेस को, INC को सेंट्रल पार्टी बोला जाता है, सेंट्रल लेफ्ट है थोड़ा सा। और बीजेपी या फिर जो NDA है, NDA के जो अलायंसेस को सेंटर राइट बोला जाता है। तो इस टाइप का जो पॉलिटिकल ये क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो माओइज्म जो है, माओ जो चाइना के हैं उससे इंस्पायर्ड है। और उसका जो एक आर्मी यूनिट है जिसको भारत सरकार में बैन कर दिया है, ठीक है ना, बैन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो उसका ये है, और ये क्या है, एक तरह से सिविल वॉर की तरह काम कर रहा है, सिविल वॉर कर रहे हैं। तो ये चीज है। अगला जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमको पता करके रखना है वो है इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट भी बोले हैं, ठीक है ना। इसमें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बोला गया है। और इसमें जो 27 नक्सल को मारने के साथ साथ यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट लीडर था उसके नामबला केशव राव को यहाँ पे इनकाउंटर किया गया है, ठीक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज और क्या है, अगला आगे देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प, ये क्या है कि वेल कोऑर्डिनेटेड था, ऑपरेशन कगार का ही पार्ट है बोल सकते हैं। और इसमें क्या गया है कि कोबरा बटालियन को भी बाद में बुलाया गया था और उन्होंने भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। तो जो ऑपरेशन संकल्प है उसमें जो कोबरा बटालियन है उसको जान लेते हैं, जिसमें इसमें जो कोबरा है, कोबरा का फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, यानी कि एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए इसको लिए बनाया गया है। तो इसलिए ऑपरेशन संकल्प भी दिया गया है, इस ऑपरेशन का दिया गया था। और इसमें क्या किया गया है कि जो ये क्या होता है कि जो रिजर्व फोर्स CRPF जो है, CRPF का ही एक स्पेशलाइज एजेंसी है, स्पेशलाइज यूनिट है, ठीक है। उन्होंने पार्टिसिपेट किया गया था और स्पेशली इस ऑर्गेनाइजेशन को एंटी नक्सल मूवमेंट के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। और ताकि जो असिमेट्रिक जो वॉरफेयर है उसके लिए बनाया गया था। तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था और इसके तहत बहुत सारे नक्सल जो है लीडर्स हैं उनको बहुत, इस मूवमेंट को बहुत वो पहुंचा था। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है, अब देखो, नई माओवादी पुनर्वास नीति, यानी कि जहां जहां पे नक्सलिज्म कम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, वहां पे बहुत सारे क्या है कि एक आइडियोलॉजिकल है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उस आइडियोलॉजी में आ गए थे
तो क्या है कि उसको फिर आजाद करने के लिए या फिर उसको क्या बोल सकते हैं उसमें उसको सरेंडर करने के लिए भी नीति बनाया गया है। और सरेंडर करके तो एक नया नीति जो छत्तीसगढ़ में लागू किया गया, ठीक है ना, 12 मार्च 2025 को, जिसमें सरकार वित्तीय सहायता भी देगा, शिक्षा और रोजगार की सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है ना। इसके लिए बहुत सारे योजना, स्वरोजगार और कौशल विकास के नए योजना लेके आया गया है। साथ में जो उनके उस पीड़ित के साथ जो हिंसा हुई है, जो उनके साइकोलॉजी के साथ जो वो है, तो उसको भी सुधारने के लिए सरकार सपोर्ट करेगा, बताया गया है। साथ ही साथ ऐसे जो पंचायत अभी देख रहे थे, जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कम होते जा रहे हैं और वो पॉकेट में ही बचे हैं। तो अब क्या है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत लेवल पे नया डेवलपमेंट मॉडल लेके आए हैं और माओवादी मुक्त पंचायत को विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। तो यहाँ पे जो तो हर एक जो ग्राम पंचायत है उसको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है हमारे जो सीएम उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा ने घोषणा की है। साथ ही साथ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को ध्यान देने के लिए नेटवर्क पहुंचाने की बात किया गया है और एनर्जी वहां पे मिले तो ग्रिड व्यवस्था बनाने की बात किया गया है। यानी कि जहां जहां पे जो नक्सल समस्या खत्म होती जा रही है और डेवलपमेंट के मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो वहां पे सरकार ये डेवलपमेंट भी करने की कोशिश कर रही है और उसके लिए एक अच्छी नीति लेके आई है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, अब हम लोग जाएंगे जो प्रॉस्पेरिटी के लिए। अभी तो स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहे थे, पीस के लिए बात कर रहे थे, अब प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो चीज दिखेगा वो है नया रायपुर। नया रायपुर को एक सिंबल ऑफ न्यू कैपिटल सिटी बनाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 21st सेंचुरी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी बन रहा है और ये देश का पहला स्मार्ट सिटी बन रहा है विथ वर्ल्ड एमिनिटीज का। और ये इस तरह से चौथा न्यू कैपिटल सिटी बनेगा, देश का चौथा, और फर्स्ट होगा 21st सेंचुरी का, तो पहला इंटीग्रेटेड स्मार्ट कैपिटल सिटी। और इसको क्या है कि जो जो 21st सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके अराउंड बनाने की कोशिश किया जा रहा है। नॉलेज हब रहेगा, यहाँ पे क्या है कि यूनिवर्सिटीज रहेंगे, रिसर्च रहेगा और इंस्टीट्यूशन के थ्रू बनेगा। और इसमें बहुत सारे जो इसका एरिया है वो है लगभग 237 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। साथ ही साथ क्या है, इसको हेक्टेयर में बोलेंगे तो 2370 हेक्टेयर है। अगर एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो लगभग अराउंड 57-58 हजार स्क्वायर एकड़ के आसपास है। और इसमें लगभग 20 एकड़ के आसपास चीजें बन चुकी हैं, ठीक है, अभी भी 40 एकड़ के आसपास बचे हुए हैं, ठीक। तो ये चीज है और बहुत सारे जो चीज बन चुके हैं उसमें अगर देखा जाए तो रोड बन चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो बन चुके हैं जिसमें 65,000 की कैपेसिटी है, देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। उसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन चुका है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, एक्सप्रेस वे जो है एयरपोर्ट तक बन गया है, मुक्तांगन बन चुका है और ऑनगोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें माना तूता में आज देखेंगे फिल्म सिटी बनेगा, फिर नॉलेज पार्क बनेगा, IITM, IIM, IIIT बन रहा है और संचालित हो चुका है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पूरा अंडरग्राउंड है, जीरो डिस्चार्ज सिटी है, मतलब पानी आता है तो एकदम उसके नेटवर्क अच्छे हैं। टेलीकॉम सिस्टम के जो वायरिंग भी है उसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। अभी अभी रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन हो गया है, CBD सेंटर। उसके बाद IT CZ का उद्घाटन हुआ, स्पोर्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यूनिवर्सिटी भी आ गया है। अलग अलग थीम बेस्ड टाउन बन रहा है, लॉजिस्टिक हब बन रहा है, आप यहाँ पे BRT व्यवस्था है जान रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहे हैं, ठीक, जिसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहे हैं IIT के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जोन, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या बन रहा है अभी जो करंट में है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज हम लोग को नजर आएगी, और जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि देश का पहला AI बेस्ड डाटा सेंटर,
डाटा पार्क ये बना है, क्योंकि डाटा है, डाटा के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है डाटा सेंटर के लिए, ठीक है, और एआई के लिए डाटा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रॉ मटेरियल, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पावर। और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा इन छत्तीसगढ़ में है, और पहला देश का एआई डाटा पार्क बनाने के पीछे शायद यही मकसद है, क्योंकि हमारे पास पावर सरप्लस है, पावर सरप्लस स्टेट भी है, और पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कहाँ पे कोरबा है, कोरबा में एनटीपीसी के बहुत सारे क्षमता है, पावर प्लांट है, तो ये है। और ये देश का पहला एआई डेटा पार्क बनेगा, ठीक है, जिसमें 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और ये एक तरह का स्पेशल 2.7 हेक्टेयर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। और इसका जो विजन क्या है कि जैसे कि हम लोग जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखेंगे, उसके बाद बजट देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे, तो उसमें ये पता चल रहा है कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और पब्लिक डिलीवरी को भी, डिजिटल पब्लिक डिलीवरी को भी बनाने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। और एआई का इसी में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा कि कैसे करके सर्विस को डिलीवर किया जाए, रिसोर्स का कैसे करके मैनेजमेंट किया जाए, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी स्टेट का कैसे बन के बनाया जाए। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक विजन है। एआई डाटा क्लब बनाना चाहते हैं स्कूल में, एजुकेशन में, जिससे डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट होगा। तो एक तरह से ये क्या है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, जिसमें क्या है कि बहुत ही ऐसा लिबरल पॉलिसी होगा, जिसमें इकोनॉमिक जनरेट करने वाले जो स्टार्टअप्स होंगे या फिर जो इंडस्ट्री होंगे उसको थोड़ा सहूलियत दिया जाएगा। तो एक तरह के से ECZ है। और चाइना का जो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ल्ड फैक्ट्री बोला जाता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक जो पार्क है वो बने थे। और लेकिन अगर देखा जाए इतिहास में, तो एशिया का जो पहला जो रिकॉग्नाइज जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, या फिर जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जिस टाइप से आज जो सेटअप हो रहा है, वो हमारे भारत में ही स्टार्ट हुआ था, कांडला में स्टार्ट हुआ था, गुजरात में। और आज देखो गुजरात एक्सपोर्ट करने के लिए वन ऑफ द प्राइम कंट्री है, कंट्री में नंबर 1 है। और कांडला पोर्ट भी देख लो, कांडला पोर्ट का हैंडलिंग पावर भी कितना ज्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छा शुरुआत यहाँ पे नजर आ रहा है। अगला अगर हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे, तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। तो क्या है कि देश का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक अदानी कंपनी ने देश का पहला जो हाइड्रोजन पावर माइनिंग ट्रक है वो छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। अगर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन क्या है कि माइनिंग हो रहा है तो उसका इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंसर्न भी है, ठीक है, ये भी देखा जाएगा। तो ये रायगढ़ में लॉन्च किया गया, और ये बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ताकि हम लोग फ्यूचर में क्या कर सके, नेट जीरो मिशन, नेट जीरो एमिशन हम लोग का जो गोल है 2070 का, वो पावर कर सके। बट यहाँ पे एक और जो चीज है कि हम लोग तो, अदानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसा हो कि हमारे जो, जैसे अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में जैसे कि नॉलेज हब बना रहे हैं, इसको नए रायपुर को नॉलेज हब बना रहे हैं, तो उसमें R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्लस NITs IITs को साथ ही साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप है, ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप है, ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर है, वहां पे भी हम चाहेंगे कि अदानी जी थोड़ा सा बेहतरीन कंट्रीब्यूट करें, ताकि हम लोग जो ट्रांजिशन कर पाए कहाँ पे, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ और ग्रीन एनर्जी की तरफ, सो दैट कि हम लोग क्या है कि अपना जो कन्वेंशनल कोल के लिए, और कोल से ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट हों, ताकि हम लोग को वन ज्यादा काटना ना पड़े, फॉरेस्ट हम लोग को कम काटना पड़े, क्योंकि फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट होता है और उसका सोशल कैपिटल
और कल्चरल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अभी बहुत सारे कंट्री इसी को जो फ्यूचर का एसेट मान रहे हैं, फ्यूचर का बहुत बड़ा एसेट मान रहे हैं कि जो टूरिज्म होने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो बहुत सारे जॉब चले जाएंगे, लेकिन जो जो वन आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको एआई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा से करें और सरकार से गुजारिश है कि अपने पॉलिसी में थोड़ा सा ध्यान दें। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है छत्तीसगढ़ का पहला जो सेमीकंडक्टर चिप प्लांट नया रायपुर में बनेगा और देश का दूसरा। तो आपने पहले देखा तो सबसे पहले तो डाटा पार्क बना रहे हैं। तो डाटा पार्क क्या है कि एआई के लिए इनपुट है, एआई के लिए इनपुट है, लेकिन ये इनपुट को प्रोसेसिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, चिप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चिप मतलब जीपीयूस, जीपीयूस की जरूरत पड़ेगी और वो सेमीकंडक्टर जो चिप है उसी से ही है। तो प्रोसेसिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोसेसिंग करने के लिए जीपीयू चाहिए। और अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर जो प्लांट नया रायपुर में बना है, और ये जो चीज है ना ये आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, आप जितना भी कर लो, ठीक है, ये नहीं मिलने वाला है। ये जो है इसके ऊपर अभी जो जिस हिसाब से ट्रम्प का जो नया पॉलिसी आया है और वो एआई को एक वेपन के रूप में देख रहा है, एआई एक वेपन के रूप में टूल है और उसको किसी को देना नहीं चाहता है। जीपीयू लेना अमेरिका से बड़ा मुश्किल होते जा रहा है। चाइना के ऊपर बैन कर दिया है और दूसरे देशों के ऊपर बैन कर दिया है। तो एआई के ऊपर जो सबसे ज्यादा वेल्थ हो या फिर टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्ट किया है अमेरिका है, वो देने वाला नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है, अमेरिका कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जो ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़िएगा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़िएगा कि अमेरिका से जब टेक्नोलॉजी मांगने गए थे तो क्या हुआ था। ठीक है ना, बाद में जो है उन्होंने सेल्फ खुद ही बनाना पड़ा। तो इस टाइप से हमको, जैसे इसरो ने जिस हिसाब से बनाया है अपने आप को, उस टाइप का टेक्नोलॉजी हमको बनाना ही पड़ेगा एआई में, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप जितना भी अच्छे बातें कर लो अमेरिका का, बट अमेरिका इज नॉट गोइंग टू गिव योर टेक्नोलॉजी, ही विल गिव द एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन दे देगा। एप्लीकेशन में क्या है, गूगल है, आपका चैट जीपीटी फ्री यूजर यूज कर सकते हो। एक बस जो टूल है वो टूल एप्लीकेशन टूल देगा, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी अमेरिका नहीं देता। अगला जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है कि जैसे कि अब सबसे पहले हम लोग ने डाटा के लिए डाटा सेंटर बनाया, फिर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया कि एआई प्रोसेसिंग करने के लिए हम लोग ने जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए बनाया। तो और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पीपल। और आज जो एआई है, एआई एक जस्ट टेक्नोलॉजी नहीं रहा, ये एक एजेंसी भी बन गया है, एक एजेंट भी बन गया है। और इस एजेंट अब क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस को भी एक कमोडिटी के फॉर्म में बना दिया है। तो उसके लिए क्या है, इंटेलिजेंस पीपल बनाना पड़ेगा और स्किलफुल बनाना पड़ेगा, स्किलफुल और क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट जो है NIELIT बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक नया जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आ गया है और ये बहुत हद तक जो ह्यूमन पावर दे सकता है अपना को, और जो बहुत सारे जो चैलेंजेस आ रही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में ये फुलफिल कर सकता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, डिजिटल लिटरेसी, AI, रोबोटिक्स का। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज है, ठीक है, और एक सही डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है नया रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहली आदिवासी संग्रहालय, ठीक है ना, ट्राइबल म्यूजियम। तो क्या है कि म्यूजियम की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो इकोसिस्टम को खत्म हो जाता है उसका, ठीक है, जैसे कि ट्राइबल इकोसिस्टम में, क्योंकि फॉरेस्ट बेस्ड है, उनका इकोनॉमी फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी रहता है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट किया तो क्या बन गया, वो एग्रीकल्चर सिस्टम बन गया, फॉरेस्ट कट गए, एग्रीकल्चर सिस्टम बन गया। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा हो गए तो अर्बनाइजेशन हो गया, तो सिटी सिस्टम आ गया, अर्बन सिटी आ गया।
तो अब देखो अर्बन सिटी में क्या है कि ये लाइफ स्टाइल आपको ना देखने मिलेगा, ना ही आपको उसका इकोनॉमिक जनरेशन मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इस लाइफ स्टाइल को इस सिटी में दिखाने के लिए, हाँ ऐसा एक था, तो आप एक सिस्टम बनाएंगे, संग्रहालय बनाएंगे। तो पहला आदिवासी संग्रहालय यहाँ पे बना है, जिसमें क्या है कि जो आदिवासी समुदाय के जितने भी जीवन शैली है, कपड़े हैं, आभूषण है, संगीत है, शिकार के हथियार को प्रदर्शन किया गया है। उस इसमें 15 अलग अलग टाइप के गैलरीज हैं, डिफरेंट गैलरीज। आप नया रायपुर में आके इसका एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। और जैसे जैसे एआई बनते जा रहा है, तो हमको तो लगता है कि ह्यूमन का भी म्यूजियम बनना शुरू करना पड़ेगा अपने को, ह्यूमन का भी म्यूजियम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एआई इतना पावरफुल होते जा रहा है, इंटेलिजेंस आते जा रहा है। तो अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम है, बट कहा नहीं जा सकता क्या होगा, ठीक है। उसका खुद का कल्चर बनेगा, खुद का रिलीजन बन सकता है, ठीक है। पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में एक नॉन बायोलॉजिकल जो जो आइडेंटिटी है वो ह्यूमन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, ठीक है। नए नए आइडियाज लेके आ रहे हैं, ठीक। तो ये चीज हो रहा है, ठीक है। और अगर और संग्रहालय अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो आपके पास है पुरखोती मुक्तांगन है, ठीक है, महंत घासीदास संग्रहालय है, ठीक है, महाकौशल आर्ट है, डीकेएस का जियोलॉजिकल म्यूजियम है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है फिल्म सिटी। अभी हम लोग ने पढ़ा कि टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं एक, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो कल्चर होता है, ठीक है। पीपल कैसे करके वहां पे वो किस आइडिया से, किस लाइफ स्टाइल से जिएंगे, तो लाइफ स्टाइल, ठीक। तो नया जो सिटी बन रहा है उसका लाइफ स्टाइल क्या होगा, बड़ा मजेदार हो सकता है। और छत्तीसगढ़ ने जिस हिसाब से फिल्म सिटी बनाए हैं और ट्राइबल कल्चरल सेंटर बनाने के लिए प्रपोज किया है, जिसका नाम चित्रोत्पला फिल्म सिटी है, जो माना तोता में बन रहा है, साथ में आदिवासी और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र बन रहा है। तो ये आदिवासी और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र क्या होगा कि ह्यूमन हिस्ट्री को डिफाइन करेगा, ह्यूमन हिस्ट्री को दिखाएगा, हिस्ट्री को दिखाएगा। अगर छत्तीसगढ़ के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस मामले में, एक कल्चरल, पता नहीं एआई ड्रिवन सिटी बनेगा कि नहीं, नॉलेज सिटी तो बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, लेकिन मेरा जो ख्वाहिश जो है कि ये कल्चरल सिटी बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखा जाए तो सेंटर में है छत्तीसगढ़, पूरा सेंटर में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब साथ में थे तो हार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ बोला जाता था। छत्तीसगढ़ क्या है कि इंडिया के सेंटर में है, ये नॉर्थ को साउथ के साथ कनेक्ट कर सकता है और कनेक्ट करता है। नॉर्थ में जो वैदिक कल्चर है, ठीक है, नॉर्थ के वैदिक कल्चर को जो संगम कल्चर, और अभी बोला जाए तो अभी तो सिविलाइजेशन है कि गाड़ी का जिस हिसाब से उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, तो एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ऊपर में जो वैदिक कल्चर के साथ ये जो सिविलाइजेशन, जो नया सिविलाइजेशन आ रहा है, उसको कनेक्ट करने का बेहतरीन माध्यम है। और इसको कनेक्ट करने के लिए एकदम पूरा बढ़िया रिलीजियस कनेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामायण कॉरिडोर बना सकते हैं, जो कि पहले बनाने की कोशिश किया गया था। रामायण कॉरिडोर बहुत अच्छा है नॉर्थ और साउथ के कल्चर को जोड़ने के लिए। साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे कल्चर का और समागम बन सकता है। यहाँ से वेस्ट बंगाल से यहाँ पे हम लोग दुर्गा पूजा भी बहुत उत्साह से मनाते हैं। माना में जो बंगाली यहाँ पे सेटलमेंट हुए हैं, वहां पे दुर्गा पूजा बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है, और दुर्गा पूजा का पूरा इफेक्ट हम लोग को दिखता है, क्योंकि ट्राइबल कल्चर है और हमारे जो कल्चर में भी देवी का पूजा किया जाता है बहुत अच्छा। अगर इधर से देखा जाए तो छोटा मुंबई नजर आता है जब गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है, तो पूरा आपका मुंबई का जो मराठी और ब्रिटिश जो मराठा साम्राज्य के कारण मराठी कल्चर भी बहुत है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखे जाए तो जो काकतीय डायनेस्टी का सातवाहना का कल्चर मिल जाएगा यहाँ पे। इधर आपका जो अभी जो नॉर्थ के जो वैदिक कल्चर है उसका प्रभाव दिखेगा। यहाँ पे छोटा तिब्बत है। तो क्या है कि नया रायपुर एक वाइब्रेंट न्यू कल्चर का एक नया आइडेंटिटी बन सकता है 21st सेंचुरी का। ये तो हो सकता है, इसको बनाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसमें देखते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे तो हमको पता चलेगा न्यू सिटी के रूप में हम लोग इसको हाँ स्पोर्ट सिटी भी बना सकते हैं, नया रायपुर को स्पोर्ट सिटी। अगर आप 27 और 29 एक आवासीय क्षेत्र है नया रायपुर का, वहां पे आके घूमेंगे, दिन में देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, गलियों में चले जाओ आपको बैडमिंटन के कोर्ट मिलेंगे,
गलियों में, 2 गली के बीच में बैडमिंटन का कोर्ट मिलेगा। उसके बाद स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे लोग, वो मिलेगा। तो और क्या बोलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड में, फुटबॉल क्लब में फुटबॉल डेली खेला जा रहा है। उसके बाद वॉलीबॉल क्लब में डेली वॉलीबॉल सुबह खेलते हुए नजर आएंगे। तो क्या है कि बहुत ही अच्छा है, मिनी स्पोर्ट सिटी बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फेज में जो संरचना में इंटीग्रेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है कि एक इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे पास आ गया है, जो नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसका फाउंडेशन यहाँ पे हुआ है। और ये यहाँ पे इसके कारण क्या है कि स्किल, हमको क्या बोलेंगे, स्किल ट्रेन करने वाले स्किल्ड मेन पावर मिलेंगे, जो कि यहाँ के जो ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसको डेवलप करेंगे। और बहुत अच्छा हम लोग एथलेटिक बन सकते हैं। और यहाँ पे भी जो युवा है वो कहाँ जा सकता है, स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है फार्मास्यूटिकल। जो हमारे जो विश्वदेव साय जी का एक बहुत अच्छा विजन है, वो जो सेंट्रल इंडिया का फार्मेसी, जो फार्मा हब बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फार्मा हब के साथ साथ क्या है कि यहाँ पे दोनों टाइप के, जो हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशनल में, जो आयुष का भी यूनिवर्सिटी है, आयुष जो आयुर्वेदा यूनानी जो है, आयुर्वेदा यूनानी जो हम लोग का ट्रेडिशन सिस्टम है, साथ में साथ हम लोग का जो मॉडर्न साइंस है उसका बेहतरीन जो कोलाबोरेशन यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बैगा बुनिया से लेके जो ट्राइबल के पास जो नॉलेज है उसका बेहतरीन टाइप के यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया यहाँ पे एक जो अनुसंधान केंद्र जो बनाया जा रहे हैं, फार्मा अनुसंधान केंद्र, उसमें क्या है कि आयुष के साथ साथ आधुनिक फार्मा इकाई के फैक्ट्री भी लगेंगे, अनुसंधान केंद्र बनेंगे। और इससे क्या हो सकता है कि बहुत अच्छा हम लोग एक समागम रहेगा हमारे जो एंशिएंट जो संस्कृति या फिर जो चिकित्सा, जैसे कि अगर इतिहास देखा जाता है, जब जब इतिहास, मेडिकल का इतिहास देखा जाता है, तो सबसे पहले जो हम लोग शल्य चिकित्सा करते हैं, सुश्रुत यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे सुश्रुत है, चरक है, ठीक है, और उसके चरक है, ये प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बीच में हम लोग ने अब मॉडर्न साइंस के आने के बाद क्या है कि थोड़ा सा कमजोर हो गए थे। फिर से अगर हम लोग रिसर्च करें तो बहुत अच्छा पोजीशन पे जा सकते हैं। और एक फार्मास्यूटिकल जो हब बनाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा भूमिका निभा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और देखते हैं, और बहुत सारे चीज यहाँ पे हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि एक नया इंस्टीट्यूट है आगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भी आया है, उसकी कैंपस स्थापना होगी। और इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग का सिल्क है, जो सिल्क, जो कोसा कोसा साड़ी जो बहुत फेमस है, ठीक है, वहाँ साथ साथ में कोसा और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, डिजाइन अगर ह्यूमन डिजाइन कर सकते हैं और उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है, जिससे वैल्यू एडिशन और उसका वैल्यू क्रिएशन ज्यादा हो सकता है। वैसे ही महिलाओं और बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण करेंगे। और क्या बोलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फॉरेंसिक जो एजुकेशन का भी हब बनने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है, नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो फंडामेंटल थिंकिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थिंकिंग और जो फंडामेंटल जो कनेक्टिविटी है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा ना हो कि नया रायपुर बनाते बनाते खिचड़ी बन जाए, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा, आशा करूंगा कि सरकार सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और बहुत सारे जो इनिशिएटिव है, हमारे विष्णुदेव साय जी और जो हाईएस्ट पॉलिटिशियन बने हैं ओपी चौधरी जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री भी हैं, और उनका भी विजन बहुत अच्छा है नया रायपुर को लेके, और वो कामयाब हो। और इसमें हम इस मुहिम में हम भी जुड़े, और विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत जो मोटो चल रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट का, उसमें एक्टिवली पार्ट निभाएं। और ये छोटा सा हम भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये रहा जून का करेंट अफेयर के साथ साथ में छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ
जानकारी, ये मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो जानकारी था उसको आपके साथ साझा किया। अगर ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।